So hello friends, today we are learn about class 10th political science chapter number 2 संघवाद का इम्पोर्टेंट नोट्स करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं संघवाद होता क्या है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली होता है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक संघ स्तर सरकार और दूसरी प्रांतीय स्तर सरकार होती है। मतलब कि संघवाद एक संस्थागत प्रणाली होता है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को मिलाया जाता है, जिसमें से पहला होता है केंद्रीय स्तर की सरकार और दूसरा होता है प्रांतीय स्तर की सरकार, जिसे हम संघवाद कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसकी विशेषताएं क्या होती है उन सब के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला विशेषता होता है सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली। मतलब कि संघीय शासन व्यवस्था में जो सरकार होती है दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है। और संघीय शासन व्यवस्था का दूसरा विशेषता होता है अलग अलग स्तर की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन। मतलब कि संघीय शासन व्यवस्था में जो अलग अलग स्तर की सरकार है वो जो है एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है और सरकार के अधिक क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित। मतलब कि जो अलग अलग स्तर की सरकार होती है उनके अधिकार क्षेत्र को संविधान में लिखा गया है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। और इनका चौथा विशेषता होता है संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही संभव है। मतलब कि संविधान के मौलिक प्रावधान में बदलाव करना है तो उसके लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति करनी होगी। मतलब कि इन दोनों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। और संघीय शासन व्यवस्था का पांचवा विशेषता है अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार। जो अदालत होती है वो संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या कर सकती है, मतलब कि इनके अधिकारों को बता सकती है। और संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य विशेषता है कि वो मूल्य उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सामना करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसको बढ़ावा देती है। ये था संघीय शासन व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे संघवाद के प्रकार। संघवाद के दो प्रकार होते हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं। उसमें से पहला होता है साथ लेकर संघ बनाना, जो कि एक बड़े देश द्वारा अपने आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब कि एक बड़े देश द्वारा अपने आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक राज्य का गठन करना जिससे केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जैसे कि भारत और बेल्जियम। मतलब कि भारत और बेल्जियम में जो है साथ लेकर संघ बनाया जाता है जो कि एक संघवाद का प्रकार है। और दूसरा प्रकार है हमारा साथ आकर संघ बनाना। इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाई को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। मतलब कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलाकर एक बड़े इकाई का गठन होता है जिसमें स्वतंत्र राज्य की सत्ता जो है एक समान होती है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सत्ता एक समान होती है, जिसे हम कहते हैं साथ आकर संघ बनाना। जिसका उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें संघ आकर संघ बनाया जाता है। ये था संघवाद के दोनों प्रकार जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और अगला टॉपिक है हमारा जिसमें बात करने वाले हैं संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। मतलब कि संघात्मक सरकार क्या होती है और एकात्मक सरकार क्या होती है और इनकी विशेषताएं क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं संघात्मक सरकार के बारे में। संघात्मक सरकार दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार। मतलब कि जो संघात्मक सरकार होती है वो दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार होती है। और दूसरा पॉइंट है केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकते हैं। मतलब कि संघात्मक सरकार में जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती है और राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है और वो इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मतलब कि जो राज्य सरकार है उसके पास अपनी शक्तियां होती हैं और ये सरकार जनता के लिए काम करती है। मतलब कि ये सरकार जो है जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए ये जो है जनता के लिए काम करती है। जैसे कि भारत और जर्मनी। मतलब कि जो भारत है और जर्मनी है वो संघात्मक सरकार के उदाहरण है। संघात्मक सरकार की कुछ विशेषताएं हमने देख लिया, लेकिन अब देखते हैं एकात्मक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं। एकात्मक सरकार में शासन का एक ही हिस्सा होता है, बाकी इकाई उनके अधीन काम करती है। मतलब कि पूरे देश पर एक ही सरकार शासन करती है, बाकी जितने भी लोग हैं वो उनके अधीन होती है, मतलब कि उनके नीचे काम करती है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश दे सकती है। मतलब कि एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश दे सकती है क्योंकि इसमें जो है एक ही शासन व्यवस्था होती है। और राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, जैसे कि फ्रांस और चीन। मतलब कि जो राज्य सरकार होती है वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि केंद्र सरकार जो है पूरे देश पर राज्य करती है, जैसे कि फ्रांस और चीन, जो कि एकात्मक सरकार के उदाहरण है। हमारा संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा हमारा अगला टॉपिक है संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकारों की 3 सूची में बांटा गया है।
जो संविधान है उसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है अधिकारों को 3 सूची में बांटा गया है, जिसमें से पहला होता है संघ सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। मतलब कि जो संघ सूची है उसमें प्रतिरक्षक आते हैं, विदेशी मामला आता है, बैंकिंग संचार आता है, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व आते हैं। और संघ सूची में वर्णित विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार सरकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। मतलब कि संघ सूची में जो है सरकार बनाने का अधिकार वो केंद्र सरकार के पास होता है। पहले इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। मतलब कि संघ सूची में पहले 97 विषय के बारे में बात किया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में 100 विषय के बारे में करते हैं। ये था हमारा संघ सूची। और दूसरा है हमारा राज्य सूची के बारे में। जो राज्य सूची है उसमें हम बात करेंगे राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। और सेकंड पॉइंट, राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। मतलब कि जो राज्य सूची के विषय हैं जैसे कि पुलिस, व्यापारी, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, इन सब के लिए कानून जो है राज्य सरकार ही बना सकती है। और पहले इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। और तीसरा सूची है और आखिरी सूची है समावर्ती सूची। समावर्ती सूची में जो है हमारा पहला आता है समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूरी संग विवाह, गोद लेना और उत्तरदायित्व जैसे विषय हैं। मतलब कि समवर्ती सूची में जो है शिक्षा कर सकते हैं, वन, मजदूरी संग विवाह, गोद लेना, उत्तरदायित्व, ये सब विषय जो है इसमें आते हैं। लेकिन इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मायने रखता है। मतलब कि जो ये सब विषय हैं उन सब पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास ही होता है। लेकिन इन दोनों सरकार के बीच में टकराव होगा तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून ही मायने रखता है। और पहले इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 62 विषय हैं। मतलब कि समवर्ती सूची में 47 विषय थे पहले, लेकिन आज के समय में 62 विषय हैं। सो हमने बात कर लिया संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकारों की 3 सूची के बारे में। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा 1992 के पंचायत राज्य व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान। मतलब कि 1992 के पंचायत राज्य व्यवस्था का जो प्रमुख प्रावधान था, मतलब कि कानून था, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला प्रावधान था अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्य है। मतलब कि संविधान के हिसाब से जो चुनाव है वो नियमित रूप से होना चाहिए। और दूसरा प्रावधान था निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारी और पिछड़ी जाति के लिए सीटें आरक्षित। और तीसरा प्रावधान था कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। मतलब कि जो चुनाव है उसमें कम से कम 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। मतलब कि चुनाव में जितने भी सीट होती है उनमें से 1/3 सीट जो है महिलाओं को होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ताकि वो चुनाव लड़ सके। और चौथा प्रावधान था हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। मतलब कि किसी भी राज्य में अगर पंचायत या नगर पालिका का चुनाव करवाना है तो उसके लिए राज्य चुनाव आयोग नामक जो स्वतंत्र संगठन है उनका स्थापना करना पड़ेगा पहले। और पांचवा प्रावधान था राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी को देना होगा। मतलब कि जो राज्य सरकार है वो अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा नगर पालिका और पंचायत को देंगे। ये था कुछ प्रावधान जो कि 1992 के पंचायत राज्य व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान था। और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत। इसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं ग्राम पंचायत क्या होता है, इनका क्या अधिकार होता है और ये क्या करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। उनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी व्यस्त लोग मताधिकार के जरिए करते हैं। मतलब कि जो अध्यक्ष होते हैं उनको प्रधान या सरपंच कहा जाता है और उनका चुनाव जो है गाँव या वार्ड के द्वारा होता है। और सेकंड पॉइंट है यह पूरा पंचायत के लिए फैसला लेने वाला संस्था है। पंचायत का काम ग्राम सभा के देखते हुए चलता है। मतलब कि जो पंचायत होती है वो गांव में होने वाले विवादों पर फैसला लेती है और पंचायत का काम जो है ग्राम सभा के देखते हुए होता है। यही था ग्राम पंचायत जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और अगला टॉपिक है हमारा पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होती है और उनका क्या कार्य होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। जिसमें से पहला पॉइंट है हमारा कई ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। उसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। मतलब कि बहुत सारे गांव पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है और हम इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। ये हो गया हमारा पंचायत समिति। और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं नगर निगम। नगर निगम क्या होती है देखते हैं इसके बारे में। नगर निगम स्थानीय शासन वाली संस्था शहर में भी काम करती है। छोटे शहर में नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं।
मतलब कि नगर निगम जो संस्थाएं हैं वो शहर में भी काम करती हैं, जैसे कि छोटे शहरों में नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।